नमस्कार, मैं अनूप चौधरी, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वर्तमान में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू में पदस्थापित हूँ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग का मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि यूनिट 4 में है। तो शुरुआत करते हैं मेमोरी से। मेमोरी किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। तो कंप्यूटर किससे चलता है? निर्देशों से, सूचना से, और वो हमें क्या देता है? परिणाम। तो उनको जो निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जो सूचनाएं और डाटा कंप्यूटर में डाले जाते हैं, या जो सूचना और परिणाम कंप्यूटर वापस यूजर को प्रोवाइड करता है, वो सारे कहाँ रखे जाते हैं? मेमोरी में रखे जाते हैं। उनको स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। जैसे कि जब हम कुछ देखते, सुनते या पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो दिमाग में स्टोर होने का मतलब तभी हम जैसे कोई चीज़ याद रख पाते हैं। क्यों याद रख पाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोर है हमारे दिमाग में। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक कंप्यूटर मेमोरी होती है जो डेटा, प्रोग्राम, निर्देश, इंफॉर्मेशन आदि स्टोर करती है। और जब किसी प्रोसेस या यूज़र को स्टोर किए गए डाटा की ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर वो जानकारी मेमोरी से निकालकर उस यूज़र को दे देता है। तो इस प्रकार कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करती है। जैसे हम कोई चीज़ देखकर, पढ़कर, सुनकर स्टोर अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं और उसे रिकॉल करते हैं, यानी कि जब भी हमें ज़रूरत होती है उसे याद रखने की वजह से हम उसे वापस प्राप्त करते हैं और किसी को बताते हैं, या जिस भी प्रकार से हमें अपनी सूचना इंटरप्रीट करनी होती है करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी मेमोरी में डाटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम और सूचनाएं जो भी हैं वो स्टोर की जाती हैं। वो कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है, जो हमारे दिमाग की तरह काम कर रही है। अच्छा, हमारे दिमाग में भी दो हिस्से हैं। जैसे एक तो जो याद रखने का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है वो, और एक वो जो उस स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रोसेस करता है कि किस प्रकार हमें काम में लेनी है, वो हो गया प्रोसेसर टाइप। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर मेमोरी को अपने दिमाग से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं? स्टोरेज की तरह, कि जो स्टोर कर रहा है वो हमारे दिमाग की तरह स्टोर कर रही है कंप्यूटर मेमोरी। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स की। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? मुख्यतः इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक कैटेगरी है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी कैश मेमोरी और तीसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादातर आपने सुना होगा, या इन दोनों का से अलग है कैश मेमोरी। ये दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हैं, वो स्टोरेज अपना अलग रखती हैं। कैश मेमोरी का खुद का स्टोरेज अलग ना होकर किसी रैम या किसी प्राइमरी मेमोरी से वो लिंक्ड रहती है, उससे उसको डेटा इन्फॉर्मेशन मिलता है। डायरेक्ट अपने लिए अलग से मेमोरी में स्टोर कुछ नहीं रखती है। तो इसलिए कैश मेमोरी थोड़ी डिफरेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी वो इस कैश मेमोरी से थोड़ी अलग हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के भी आगे कैटेगराइजेशन किया गया रैम और रोम। तो प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम और रोम, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रैम के भी 2 भाग हैं, 2 प्रकार की हैं रैम, भाग नहीं, 2 प्रकार की हैं रैम, एक एस रैम और एक डी रैम। तो रैम हो गई 2 प्रकार की मुख्यतः। उसी प्रकार से रोम जो है उसको, उसकी 3 प्रकार जो हैं बताए गए हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो ये भी हम आगे देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आती हैं? एच डी डी, जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी जिसे बोल रहे हैं। इसी प्रकार कॉम्पैक्ट डिस्क, एस एस डी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये जो हैं सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रकार हैं। तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी की प्रकार, कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दूसरा नाम क्या दिया गया है? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहा होता है। तो जैसे कोई कंप्यूटर कोई निर्देश आपने कंप्यूटर को दिया है, जैसे कि आपने कोई फाइल ओपन की,
तो फाइल ओपन का निर्देश उस समय प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा सबसे पहले, और उसके बाद उस पर जब काम करेगा कंप्यूटर, वो प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद ही काम कर पाएगा। तो कोई भी निर्देश उस प्राइमरी मेमोरी में ही रहेगा जब उस पर कंप्यूटर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहा होता है। तो कंप्यूटर कुछ भी कार्य कर रहा है, वो कार्य के निर्देश कहाँ स्टोर हैं? प्राइमरी मेमोरी में, तभी वो उन पर काम कर पा रहा है। ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। रैम जैसे आपने सुना होगा, रैम और रोम हमने पहले भी देखा है, दो प्रकार होते हैं इसके। तो रोम भी बहुत कम छोटी होती है, और रैम के बारे में आप सुनते रहते हो फ़ोन और जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में 3 GB 4 GB, तो ये बहुत कम कैपेसिटी की स्टोरेज होती है। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइस की बनी होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है उनकी बनी होती है, और सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। उन प्रकार की डिवाइसेस का यूज़ करके प्राइमरी मेमोरी बनाई जाती है। और कंप्यूटर में सीपीयू के नज़दीक लगी होती है प्राइमरी मेमोरी, ताकि सीपीयू उसको आसानी से एक्सेस कर सके, क्योंकि जितना नज़दीक होगी उतना ही ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा और आसानी से एक्सेस हो पाएगी, हीट भी कम होगी। तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी को हमेशा सीपीयू के पास में ही इंस्टॉल किया जाता है, पास में ही फिक्स किया जाता है। ये कहाँ फिक्स रहती हैं? जो अपना कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में ही सीपीयू लगा रहता है, उसके पास में ही रैम या रोम जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो लगी रहती हैं। दो प्रकार की होती हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? रीड और राइट मेमोरी। रीड और राइट मेमोरी क्योंकि हम इसमें रीड भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली यूज़र नहीं करता है इसमें रीड और राइट, बट इसमें रीड और राइट दोनों कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरी प्रकार है रोम। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिस मेमोरी से सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशन रीड किया जा सकता है, इस प्रकार की मेमोरी होती है रोम। तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की हो गई, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म नाम याद रखना जरूरी है। इनके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का रैम। रैम क्या होती है? रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैम अपना काम करते समय रैंडम मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करती है। अब रैंडम मेमोरी लोकेशन क्या है? जैसे मेमोरी में बहुत सारी मेमोरी क्या होती है? मेमोरी लोकेशंस का एक पूरा सेट होती है। लोकेशन का मतलब जैसे आपका कोई डेटा बिट है 01 के रूप में वो स्टोर होता है मेमोरी में। अब वो कहाँ पे स्टोर होगा उसका कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। मेमोरी बहुत बड़ी है, 3 GB की है, वैसे तो ये कैपेसिटी कम है, बट 3 GB मेमोरी में बिट्स को वाइज देखा जाए तो बहुत सारी बिट्स स्टोर हो सकती हैं। अब वो पर्टिकुलर बिट्स का सेट, जैसे 4 बिट का सेट है या कोई भी सेट है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ स्टोर हुई है, तो उसका एक लोकेशन होता है। वो लोकेशन जो है मेमोरी में कहीं भी हो सकता है। और जब मेमोरी में काम होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है? तो वो जो उसके पास जैसे मान लिया कि 0 से लेके 8000 तक की लोकेशन नंबर है, उस लोकेशन नंबर में आप जब कोई एक निर्देश लोड करते हो या काम करते हो कंप्यूटर पे, तो कोई निर्देश रैम में स्टोर होता है, तो लोकेशन नंबर हमेशा रैंडम होगा। जहाँ भी खाली मिलेगा लोकेशन, वहाँ पे जाके वो निर्देश स्टोर हो जाएगा। जैसे 4000 नंबर पे जाके स्टोर हो गया या 3950 पे स्टोर हो गया, जहाँ भी खाली मिलेगा रैंडमली। रैंडम का मतलब कोई उसका सीक्वेंस नहीं है, कहीं पे भी जाके स्टोर हो जाएगा, जहाँ खाली मिलेगा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वहीं से वो लोकेशन नंबर उस निर्देश के लिए फिक्स हो जाएगा उस टाइम पे, और उसको एक्सेस भी उसी लोकेशन नंबर से कर सकेंगे। तो स्टोर करते समय रैंडमली कहीं भी मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करके और डेटा अपना स्टोर होता है, इसलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकती है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम में प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर रहते हैं जो सीपीयू द्वारा अपने टास्क को करने के लिए चाहिए होते हैं। तो सीपीयू को काम करने के लिए जो भी निर्देश प्रोवाइड किए गए हैं या उसको जो डेटा चाहिए काम करने के लिए किसी निर्देश के अनुसार, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जो प्रोग्राम में लिखे होते हैं काम करने के लिए कंप्यूटर के, वो हमेशा रैम में स्टोर रहते हैं ताकि सीपीयू उन पे काम कर सके। तो जो भी कंप्यूटर पे कार्य हो रहा होता है सीपीयू द्वारा, वो सारा रैम में स्टोर रहता है और उसी पे ही कार्य हो रहा होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। इसीलिए ये मुख्य है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। आपका सीपीयू वर्क किस पे करेगा? उसको इंस्ट्रक्शन इसी से मिलते हैं। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसमें स्टोर किया गया डेटा तब तक ही उपलब्ध रहता है
जब तक पावर ऑन रहती है। वॉलेटाइल का मतलब जब तक आपकी पावर ऑन रहती है, पावर सप्लाई इसमें रहती है। जैसे पावर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, तो इसमें जो भी डेटा स्टोर्ड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। किसी भी पावर फेलियर में इसमें स्टोर हुआ डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉलेटाइल। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम भी दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होती है। रैम क्या होती है, एकदम क्लियर हो गया है हमें। रैम वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे प्राइमरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इस कैटेगरी में इसको डाला गया है क्योंकि इसके बिना सीपीयू काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर में सीपीयू जो भी कार्य करता है वो रैम के अंदर स्टोर रहता है, उसी इंस्ट्रक्शन या डेटा पे कार्य करता है। अब आपने सुना होगा जैसे बहुत बड़े गेम्स आप कंप्यूटर पे खेल रहे हो, जो बहुत हैवी गेम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ जिनमें होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि आपकी रैम कितनी है, या रैम कम है इसलिए वो गेम नहीं चल रहा है, या अटक के चल रहा है, स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि रैम में जो स्टोर है उसी को सीपीयू प्रोसेस करेगा। अब आपके गेम के इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी गेम है, जो रैम जो है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक साथ इंस्ट्रक्शंस उसको लोड होने चाहिए, आपके सीपीयू के लिए अवेलेबल होने चाहिए। तो वो रैम अगर कम पड़ रही है तो आपका गेम अटकने लगता है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि रैम कितनी है फ़ोन की, उसके अनुसार इस प्रोसेसिंग होगी, अगर हैवी प्रोग्राम्स या गेम्स जो है आपको रन करने हैं। बात करते हैं एस रैम और डी रैम की। एस रैम को क्या कहते हैं, स्टैटिक रैम। एस रैम क्या है, डी रैम के मुकाबले बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन कॉस्टली और साइज़ में बड़ी होती है। बस आप इसमें ब्रीफली थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। इसके लिए क्या होता है कि हर सेल में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर में जो आपका कैपेसिटर है उसकी तरह पावर लॉस की कोई समस्या नहीं होती है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर पावर स्टोर करता है, लेकिन उसमें पावर लॉस होता रहता है। और ट्रांजिस्टर में क्या है, पावर लॉस की कोई समस्या नहीं है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना नहीं जरूरत पड़ता, इसको बार बार पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। रिफ्रेश करने का मतलब जैसे बिट जो है वो किस में स्टोर होती है, 0 या 1 में। और 0 और 1 की जो है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन में किस तरह से स्टोर होते हैं, वोल्टेज के रूप में। यहाँ पे +5 वोल्ट है या नहीं है, तो वो वोल्टेज आपको वहाँ पे 1 दिखाने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए मेमोरी में। अगर कैपेसिटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे वोल्टेज लॉस हो जाएगा, आपकी पावर लॉस हो जाएगी। पावर लॉस हो जाएगी तो वहाँ से आपका जो है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, उस वोल्टेज को बार बार से वो बिट्स दोबारा से उसमें रैम में रिफ्रेश करनी पड़ेंगी, दोबारा से डालनी पड़ेंगी जो पैटर्न है उसको बिट्स का। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि एस रैम में किया जाते हैं, तो उसमें पावर लॉस की समस्या नहीं है, इसलिए उसको कम रिफ्रेश करना पड़ता है। इसीलिए एस रैम को डी रैम की तुलना में कम पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो इस एस रैम के बारे में सिंपल इतना समझ लीजिए कि इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं और इसको रिफ्रेश कम करना पड़ता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो है पावर की वो कम ज़रूरत होती है। और लेकिन ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली होती है, साइज़ में बड़ी होती है। और सबसे मेन एडवांटेज इसका क्या है कि ये बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ होती है। अब बात करते हैं डायनामिक रैम की, जिसको डी रैम कहते हैं। डायनामिक रैम सबसे कॉमन टाइप की रैम होती है। सबसे कॉमन टाइप की रैम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो हम रैम यूज़ करते हैं वो किस प्रकार की होती है, डी रैम होती है, जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और डी रैम में स्टोर हुआ डेटा, जो डी रैम मतलब हमारी जो रैम होती है उसको हम डी रैम कह रहे हैं यहाँ पे, उसमें स्टोर हुआ डेटा बना रहे, यानी कि उसमें वो डेटा लॉस ना हो जो हमने स्टोर किया है, जितने वक्त के लिए उसकी ज़रूरत है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटर यूज़ करते हैं इसमें, और कैपेसिटर में क्या होता है, पावर लॉस होता है। तो पहले तो डायनामिक रैम जो क्या होती थी, सिंगल डेटा रेट की होती थी, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डीडीआर यूज़ कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा रैम आपकी क्या है, DDR2, DDR3, DDR4। तो लेटेस्ट अभी शायद DDR4 जो है रैम वो चल रही है। DDR का क्या मतलब है, ड्यूअल डेटा रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो SDR से काफ़ी तेज़ है। मतलब जो आपकी सिंगल डेटा रेट की जो रैम थी उससे DDR डुअल डेटा रेट जो है वो काफ़ी फास्ट हो गई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में DDR के भी काफ़ी वर्जन आ गए हैं, जो DDR4 जो है कंप्यूटर्स में आमतौर पे अभी लेटेस्ट आ रही है। तो ये हो गई रैम की बात। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिससे कंप्यूटर चलता है, सीपीयू उनको एक्सेस करता है डेटा को। उसमें रैंडमली कहीं भी डेटा स्टोर होता है, इसलिए उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को। और उसमें जो दूसरी मेमोरी है रोम, उसके बारे में अभी हम देखते हैं।
रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा रीड किया जा सकता है, डेटा का राइट का ऑप्शन यूजर को नहीं दिया जाता है। तो रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें स्टोर किया गया डेटा परमानेंट होता है। कोई पावर सप्लाई कट हो गई, कोई पावर फेलियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रोम एक ऐसी चिप के रूप में होती है ये मेमोरी, तो रोम चिप बोलते हैं इसको। तो रोम जो मेमोरी है उसमें चिप में अपना डेटा परमानेंटली स्टोर रहेगा, डेटा जैसे ही पावर वापस आएगी हम वापस उस रोम से एक्सेस कर सकते हैं, तो वो लॉस नहीं होगा। लेकिन रैम के केस में क्या है, डेटा जैसे ही लाइट गई डेटा साफ फिर से लोड करना पड़ेगा, रैम में जो कुछ भी था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये बहुत ही तेज होती है, रोम भी तेज होती है और मदरबोर्ड में सीपीयू के पास लगाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी दोनों ही सीपीयू के पास लगाई जाती है, रैम और रोम, जिससे डेटा को रीड करने में कम समय लगे। इसमें क्या होता है, इसमें बूट स्ट्रैप कोड होता है। बूट स्ट्रैप कोड या प्रोग्राम क्या होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होते समय जिस प्रोग्राम की जरूरत होती है वो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहलाता है। इसमें क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे है, उसको उठा के और कॉपी करना है कहाँ पे, रैम में। किस प्रकार करना है वो उसके इंस्ट्रक्शंस बूट स्ट्रैप प्रोग्राम में लिखे होते हैं। तो वो सभी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होते समय जरूरत होते हैं, वो किस में होते हैं, रोम में। तो रोम की जरूरत क्यों है, क्योंकि रैम जो है वो खाली रहती है। आपको पता है पावर सप्लाई बंद की, रैम खाली होगी। अब कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू वही काम करेगा जो रैम में होगा, निर्देश या डाटा। अब रैम जब हमने कंप्यूटर ऑन किया तब तो खाली है, तो सीपीयू चलेगा कैसे। तो वो सबसे पहले रैम से पहले किसको एक्सेस करेगा, रोम को, वो भी प्राइमरी मेमोरी है। रोम परमानेंट मेमोरी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं कि भाई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क में कहाँ पे मिलेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रैम में लोड करो। क्योंकि एक्चुअली तो रैम के ऊपर जो काम है वही काम करेगा सीपीयू, जो रैम में स्टोर है वही इंस्ट्रक्शंस का काम करेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि रैम में इंस्ट्रक्शंस को लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, जिससे कि कंप्यूटर चल सके। और वो काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले रोम की। तो रोम सीपीयू को बताता है इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से आपको रैम जो है वो सबसे पहले कॉपी करनी है हार्ड डिस्क से, रैम में डेटा किस प्रकार से आना है, फिर उसके बाद सीपीयू जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है रैम को। उस प्रोग्राम को कहते हैं बूट स्ट्रैप कोड, जो ये काम करता है स्टार्ट करने का। तो रोम के अंदर मैन्युफैक्चरर्स वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो मशीन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाई गई मेमोरी है, इसमें यूज़र का कोई डेटा नहीं डाला जाता है रोम में। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो निर्माता हैं, बनाने के वाले कंपनी जो है कंप्यूटर को, वो। रोम का इस्तेमाल कंप्यूटर के अलावा और भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। तो वॉशिंग मशीन में भी जैसे आप टाइमर लगा देते हो, इतने टाइम बाद बंद हो जाए, या फिर माइक्रोवेव में भी टाइमर लगता है ये। तो वो सारे निर्देश की टाइम की कैलकुलेशन करना कितने, और उसमें टाइम, उस टाइम पे क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, बंद करना है, वो सारे निर्देश किसी रोम चिप में स्टोर किए हुए रहते हैं, वो उसमें लगी हुई होती है। उसी को आपका प्रोसेसर रीड करके और काम करता है। तो और भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम रोम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें रैम नहीं लगी हुई होती है। ये हो गई प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम। अच्छा, रोम के टाइप्स अभी हमने नहीं पढ़े। जो प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम था। प्रोम मतलब PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम ट्रू रोम नहीं कह सकते, प्रोग्रामेबल आ गया ना, यानी कि इसको बाद में दोबारा यूजर द्वारा भी प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए इसको ट्रू रोम नहीं कहते। ट्रूली ये रीड ओनली नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्राम यूजर कर रहे हैं। जैसे ही आपने, जब प्रोम है वो किस प्रकार की मेमोरी है, मैन्युफैक्चरर ने खाली एक चिप दी, उस चिप को आपने अपने अनुसार निर्देश भरने हैं उसमें और किसी मशीन में इस्तेमाल करना है। तो वो आपने खरीदी मार्केट से यूज़र ने, और उसमें इंस्ट्रक्शंस डाल दिए, प्रोग्राम अपना डाल दिया और किसी मशीन में फिट कर दिया। तो इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो मैन्युफैक्चरर ने उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं डाल के और यूज़र ने डाले। लेकिन इसमें सिर्फ प्रोग्राम एक बार ही डाल जा सकता है, इसे सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, बार बार इसको नहीं किया जा, रिपीट नहीं कर सकते आप। एक बार प्रोग्राम कर दिया, फिक्स हो गया वो प्रोग्राम। बस फर्क इतना है कि ये मैन्युफैक्चरर जो निर्माता है उसने नहीं डाल के और यूजर ने डाला ये प्रोग्राम, तो इसलिए इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम कहते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है कि
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो आपने देखा कि यूजर प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन वो उसको एक ही बार कर सकता है। इरेजेबल में क्या है कि उसको दोबारा भी साफ भी किया जा सकता है और दोबारा प्रोग्राम भी किया जा सकता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। लेकिन इरेज करने का तरीका क्या है, उस चिप को आपको मशीन से बाहर निकालना होगा, रोम चिप को, और उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के आगे रखना होगा, जिससे उसमें जो डेटा स्टोर था वो साफ हो जाए, फिर से उसको प्रोग्राम किया जा सके। तो इसे कहते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो तीसरा टाइप हो गया EEPROM। अब EEPROM का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हमने क्या देखा कि उसे मशीन से बाहर निकाल के और फिर ही क्लियर डिलीट किया जा सकता है उसके प्रोग्राम को अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे, अल्ट्रा वायलेट पैराबैंगनी लाइट के नीचे लगा के, उसके आगे रख के, और फिर उसके डाटा को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन EEPROM किस प्रकार की मेमोरी है, उसमें आपको मशीन से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ही आप उसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं, किसी अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो डेटा डिलीट करने में EEPROM के मुकाबले इसमें कम समय लगता है। और EEPROM इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रीड ओनली, यानी कि EEPROM अब आप क्या कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर रहे हो और प्रोग्राम भी कर रहे हो, तो एक तरीके से ये क्या हो गया कि रीड ओनली रही नहीं, स्ट्रिक्टली रीड ओनली है ही नहीं, क्योंकि इसको, लेकिन फ्रीक्वेंटली इसमें डेटा चेंज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही इसमें डेटा चेंज होता है, प्रोग्राम जो है वो चेंज किया जाता है। तो इसलिए इसे रोम की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि बेसिकली ये रीड ओनली मेमोरी की तरह ही इसमें वही प्रोग्राम डाला जाता है जो मशीन को चालू करने में, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने में ज़रूरत होती है, और भी मशीनों में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इससे टाइम टाइम पे अपडेट भी किया जा सकता है, इसलिए इसको प्योरली रीड ओनली मेमोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी रीड ओनली मेमोरी कैटेगरी में ही डाला गया है, क्योंकि बार बार इसको ऐसे रैम की तरह, जैसे ही पावर फेलियर साफ नहीं होती है, परमानेंटली स्टोर रहता है डेटा, जब तक यूज़र इसको अपडेट ना करें। और अपडेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, कभी कभी अपडेट किया जाता है, इसलिए वो परमानेंटली स्टोर रहता है, रीड ओनली ही उसको किया जाता है यूज़, इसलिए उसको रीड ओनली कैटेगरी में डाला गया है। ज़रूरत पड़ने पर उसको इरेज किया जा सकता है। ये हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल EE प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी PROM। चलो नेक्स्ट, अब आप बात करते हो कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी बहुत ही तेज मेमोरी होती है, लेकिन इसमें साइज जो इसकी होती है बहुत कम होती है, MB में होती है, कुछ MB, 6 MB 12 MB बस। तो ये क्या होती है, बहुत तेज मेमोरी होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है CPU, वो इंस्ट्रक्शन या निर्देश इसके अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। प्रोग्राम या निर्देश, प्रोग्राम का कोई हिस्सा, पूरा प्रोग्राम इसमें लोड करना जो है पॉसिबल नहीं होता है, प्रोग्राम का वो हिस्सा, भाग या कोड इसमें लोड कर लिया जाता है कैश मेमोरी में, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, CPU आपका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है, अधिकतर यूज़ कर रहा है। तो कुछ ऐसे कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो बार बार यूज़ करता है कंप्यूटर, कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तब, तो वो कॉमन इंस्ट्रक्शंस इसमें डाल लिए जाते हैं, किसमें, कैश मेमोरी में। डाले कहाँ से जाते हैं, ये आपकी मेन मेमोरी से डाले जाते हैं। मेन मेमोरी कौन सी है, रैम। कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है, यानी कि आपके रैम और CPU के बीच में कौन सी मेमोरी आती है, कैश मेमोरी। करती क्या है, कैश मेमोरी CPU से पहले ही कैश, जो आपका CPU से पहले ही जो कैश मेमोरी में स्टोर डेटा है, निर्देश वो प्राप्त कर लेते हैं और कार्य के दोहराव से बच जाता है। यानी कि कैश मेमोरी में पहले से ही आपने डेटा या इंस्ट्रक्शन जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है वो डाल रखा है, CPU डायरेक्टली उसको एक्सेस करता है और काम में लेता रहता है, तो आपको बार बार कार्य का दोहराव बच जाता है। कौन सा कार्य का दोहराव बच जाता है, क्योंकि रैम में अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, CPU को कोई डेटा की जरूरत है या इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो वो क्या करता है, रैम में सर्च करता है। अब रैम भी छोटी तो है, लेकिन 2 से 6 GB तक की रैम आ रही है, तो 2 से 6 GB तक की रैम में एक इंस्ट्रक्शन को सर्च करना फिर भी एक कार्य हो गया सर्च करने का, फिर फिर उस पर काम करना CPU द्वारा। तो जिन इंस्ट्रक्शंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है उनको बार बार सर्च करो रैम में, और उनको फिर उसके ऊपर काम करो, तो ये काम बार बार करना पड़ रहा है सर्च करने में। अगर उसको कैश में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत छोटी मेमोरी है,
तो डायरेक्टली सीपीयू को एक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसमें सर्च करने का काम है नहीं। 10-12 MB में क्या सर्च करेगा, डायरेक्टली उसको लोकेशन पता है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर रखा था, हम सीधा उठा लिया उसको और काम में ले लिया। तो कार्य का दोहराव बच जाता है कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी क्या करती है, कॉपी करती है। मेन मेमोरी जो आपकी रैम है उसमें से वो इंस्ट्रक्शन और डेटा में उसमें कॉपी कर लिए जाते हैं जो कि बार बार यूज कर रहा हो सीपीयू। क्योंकि अब उसे किसी कार्य के निर्देश या डेटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक मेमोरी में नहीं जाना पड़ता, इसलिए सीपीयू तेज गति से कार्य करता है कि बार बार फ्रिक्वेंटली जो चाहिए इंस्ट्रक्शन वो अवेलेबल है कैश में, फटाफट फटाफट उनको एक्सेस करो और काम करो। इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए इसको बार बार साफ करना पड़ता है। अब आपने एक प्रोग्राम चला रखा है, फिर साथ ही दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया, उसको बंद कर दिया, तीसरा। तो जब भी प्रोग्राम चेंज करते हो या प्रोग्राम का कोई स्पेसिफिक पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो वो बार बार उसको साफ करो, उसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस बार बार डालने पड़ते हैं रैम से। और ये काम किसका नहीं होता है, यूजर का नहीं होता है, ये सीपीयू ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कर लेता है। क्योंकि जब बार बार उसको किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है और वो कैश में नहीं मिल रहा है तो अपने आप उसको लोड कर लेता है कैश में। इसमें दो टर्म यूज की जाती हैं, हिट एंड मिस, जो मैंने इसमें नहीं लिखी है नोट्स में। हिट एंड मिस क्या है कि अगर उसको पहले वो कैश मेमोरी में सर्च करता है कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा, उसको वहाँ मिल जाता है तो वो क्या हो गया, हिट हो गया। अगर उसमें वहाँ नहीं मिला तो क्या हो गया, मिस हो गया। तो वो बार बार जो इंस्ट्रक्शन जो उसको चाहिए और वो बार बार मिस हो रहा है तो उसको क्या करेगा, लोड कर लेगा कैश मेमोरी में, तो वो मिस होना बंद हो जाएगा। तो हिट एंड मिस पे ये कार्य करता है और उस प्रकार से रैम से डेटा कैश मेमोरी में लोड कर लिया जाता है। कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है और छोटी होती है। अब फाइनली बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब आपने देखा एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या है, द्वितीयक यानी सहायक। वो कोई बहुत ज़्यादा मुख्य नहीं है, वो सहायक है चलाने में कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस को। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये भी नॉन वोलेटाइल है रोम की तरह, यानी कि डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, पावर फेलियर पे डेटा जो है वो साफ नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। और इनका इस्तेमाल मुख्यतः डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले स्लो होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें कोई भी बिट्स को सर्च करना उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी वजह से वो मेमोरी स्लो हो जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी इसकी होती है स्टोर करने की, जैसे कि GB TB की साइज़ में ये कंप्यूटर में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं, CPU डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी कि डायरेक्टली आप सेकेंडरी मेमोरी को CPU कोई उससे कोई इंस्ट्रक्शन लेके सीधा कार्य नहीं कर सकता है। उसके लिए वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में से जो डेटा पे कार्य करना है उसको पहले रैम में लोड होता है, उसके बाद उस पर काम करता है। तो सबसे पहले जिस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है कार्य करने के लिए उसको रैम में लोड किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लोड करना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में या कोई सेकेंडरी डिवाइस में। पहले फ्लॉपी वगैरह आती थी। अब हार्ड डिस्क से सबसे पहला काम तो उसको रैम के अंदर लोड करना होता है। जब आप उसको रैम में लोड कर लोगे तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो है लोड होने के बाद ही आपकी मशीन को कंट्रोल करता है, उस पर कार्य करने के लिए आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा विंडोज़ जब ऑन होती है तो विंडोज़ इज बूटिंग, जिसको बूटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम उसी से नाम पड़ा है कि वो उस बूटिंग का मतलब वही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है। तो जो भी कार्य कंप्यूटर को करना है, CPU करना है, उसके लिए सबसे पहला कार्य ये है कि रैम में वो प्रोग्राम लोड होना चाहिए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है तो उसको भी पहले रैम में लोड करना पड़ता है। और उसको करने के लिए रोम में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, इसलिए सबसे पहले रोम को एक्सेस किया जाता है CPU के द्वारा। उसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, उसके अनुसार हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर कॉपी कर लिया जाता है और फिर CPU रोम को छोड़ के रैम को एक्सेस करने लग जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिखे हुए निर्देशों के अनुसार कार्य करने लग जाता है। तो इसीलिए रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और इन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं।
ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है। इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मतलब है, जो कि आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट पहले से आई हो, या बाहर से आप कोई डिवाइस लगा के यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव्स, ये हैं एक्सटर्नल। हार्ड डिस्क और SSD, ये इस प्रकार से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैटेगरीज की ये जो है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, और इनकी कॉस्ट प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। अब आप देखते हो कि 1 TB की हार्ड डिस्क जो है वो, और 4 GB की रैम, उनकी कॉस्ट की कंपेयर करते हो तो 4 GB की रैम जो है 1 TB के हार्ड डिस्क के बराबर पड़ रही है, या उससे ज़्यादा कॉस्टली। तो इसलिए इनकी तुलना में, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इनकी कॉस्ट कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन स्पीड स्लो होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। जैसे आपकी CD ड्राइव, तो CD जो है डिस्क, वो भी आपकी एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा मेमोरी के टाइप्स जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से इन मेमोरीज को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से इंटरलिंक्ड होती है। उसके बाद पर्टिकुलरली हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है, और इंटरफेस उसको किस तरह से CPU को मेमोरी से कनेक्ट किया जाता है, वो उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।